हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 के चैप्टर 4 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 5 गांव का प्रशासन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जब कभी दो व्यक्ति के आपस में मारपीट झगड़े की विवाद हो जाए तो इस विवाद को सुलझाने के लिए किसी एक व्यक्ति को कहाँ जाना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पुलिस थाने। हर पुलिस थाने का एक कार्यक्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों से घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों पर कार्रवाई करे। अगला प्रश्न है, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना निम्नलिखित में से किसका काम होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटवारी का। जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो कहते हैं। अगला प्रश्न है, पटवारी खेत को नापने के लिए जिस लंबी लोहे के जंजीर का इस्तेमाल करता है वह कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जरीब। गांव के लोगों की ज़मीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, इसे जरीब कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पटवारी। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, इसीलिए ज़रूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं। अगला प्रश्न है, जिला में सबसे ऊपर निम्नलिखित में से कौन अधिकारी होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जिला अधिकारी। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका काम पटवारी के काम का निरीक्षण करना और यह सुनिश्चित करना है कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखा जाए और राजस्व इकट्ठा होते रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तहसीलदार। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटे बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंदू अधिनियम धारा 2005। हिंदू अधिनियम धारा 2005 ये नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों के बेटों बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 नगर प्रशासन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बहुत बड़े शहर में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को डैश कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नगर निगम। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। अगला प्रश्न है, छोटे कस्बों में नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को डैश कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नगर पालिका। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम का निम्नलिखित में से प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शहर में सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करना, शहर में कूड़ा इकट्ठा करना, नगर निगम बाग बगीचों का रख रखाव, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था कराना भी नगर निगम का कार्य है। नगर निगम सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करती है। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग डैश में बांटा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वार्डों में। नगर निगम के अंतर्गत शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, शहर के हर वार्ड से एक डैश का चुनाव होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वार्ड पार्षद। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग डैश से संपर्क कर सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्षद। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पार्षदों की समितियों एवं पार्षद द्वारा लिए गए निर्णय को लागू कराने का काम निम्नलिखित में से किसका होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त या कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। अगला प्रश्न है, आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी की नियुक्ति निम्नलिखित में से किन के द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? पहला है, आयुक्त निर्वाचित होते हैं। दूसरा है, वार्ड परिषद की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन सत्य नहीं है। आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न है, डैश वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर या टैक्स।
नगर निगम राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए टैक्स से आता है। कर या टैक्स वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। अगला प्रश्न है, नगर निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से कितना प्रतिशत पैसा आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 25 से 30%। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25 से 30% पैसा ही आता है। अगला प्रश्न है, हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं, जिन्हें हम कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निजीकरण। निजीकरण का मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वे काम अब निजी कंपनियां करती हैं। अगला प्रश्न है, 1994 में निम्नलिखित में से किस शहर में भयंकर बीमारी प्लेग फैला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरत में। 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नालियों में या सड़क पर ही फेंक देते थे। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और भी बदतर हो गई थी। अगला प्रश्न है, बीमारी प्लेग निम्नलिखित में से किस माध्यम से फैलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु। प्लेग हवा के जरिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रखना पड़ता है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। प्लेग के डर से यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका से संबंधित है। पहला प्रश्न है, कलपट्टू गांव का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु से। तमिलनाडु में समुद्र तट के पास एक गांव है कलपट्टू। यहाँ लोग कई तरह के काम करते हैं। दूसरे गांवों की तरह यहाँ भी खेती के अलावा कई काम होते हैं, जैसे टोकरी, बर्तन, घड़े, ईंट, बैलगाड़ी इत्यादि बनाना। अगला प्रश्न है, हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब कितना प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 40%। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से 40% खेतिहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। अगला प्रश्न है, चखे संघ समुदाय का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती। यह एक गांव है जिसका नाम निजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। अगला प्रश्न है, सीढ़ी नुमा खेती किस फसल के खेती के लिए सबसे अच्छा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चावल। नागालैंड में एक गांव है जिसका नाम निजामी है। यह नागालैंड के फेक ज़िले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखे संघ समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलाऊ ज़मीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़ों में बांटा जाता है और उस ज़मीन को सीढ़ियों के रूप में बदल दिया जाता है। प्रत्येक सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा देते हैं जिससे पानी भरा रह जाए। यह चावल की खेती के लिए सबसे अच्छा है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कैंटामरेन। पुदुपेट
कलपट्टू से ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ लोग मछली पकड़कर अपनी आजीविका चलाते हैं। उनके घर समुद्र के पास होते हैं और वहाँ चारों ओर जाल तथा कैटामरेन की पंक्तियाँ दिखाई देती हैं। सुबह 7 बजे समुद्र किनारे बड़ी गहमा गहमी रहती है। इस समय सारे कैटामरेन मछलियाँ पकड़कर लौट आते हैं। मछलियाँ खरीदने और बेचने के लिए बहुत सारी औरतें इकट्ठा हो जाती हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 शहरी क्षेत्र में आजीविका संदर्भ से संबंधित है। पहला प्रश्न है, लेबर चौक से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वैसा चौक जहां दिहाड़ी पर काम करने वाले सभी तरह के मजदूर और मिस्त्री पाए जाते हैं। लेबर चौक ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहां भवन बन रहे होते हैं वहां मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान उतारते हैं। अगला प्रश्न है, किसी भी कंपनी में काम करने वालों को अस्थायी कर्मचारी होने पर निम्नलिखित में से कौन सा फ़ायदा मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बुढ़ापे के समय मिलने वाला पेंशन, उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं, परिवार के लिए मिलने वाली चिकित्सा की सुविधाएं। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियां, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्लास 7 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।